गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम टीआई प्लाज्मिड की बात करेंगे, ठीक है ना। टीआई प्लाज्मिड की चर्चा थोड़ी सी कल मैंने आपसे की थी, आज हम उसको विस्तार से समझेंगे क्या है ये टीआई प्लाज्मिड। पहली बात तो देख लो, इस प्रकार का दिखाई देता है। प्लाज्मिड है तो सर्कुलर डीएनए होगा, ये बात पक्की है। डीएनए कैसा है? सर्कुलर है। कल मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि जीन स्थानांतरण में दो विधियां होती है। एक तो बच्चों वाहक अणु रहित जीन स्थानांतरण और एक वाहक अणु युक्त जीन स्थानांतरण बताया था कल मैंने आपको। वाहक अणु रहित जीन स्थानांतरण के अंदर हमने 4 विधियां पढ़ी थी: इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन, जीन गन या बायोलिस्टिक विधि, और लास्ट में अपन ने पढ़ा था लाइपोफेक्शन। वो 4 विधियां हमने पढ़ी थी। अब कल हमने चर्चा शुरू कर दी थी कि वाहक अणु युक्त जीन स्थानांतरण में क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था वाहक अणु युक्त जीन स्थानांतरण 2 माध्यम से हो सकता है या 2 तरीके से हो सकता है। तो पहला माध्यम तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चों? प्लाज्मिड। क्या बताया था? प्लाज्मिड। और दूसरा माध्यम आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस या जीवाणु भोजी वायरस, कल मैंने इसकी चर्चा की थी। फिर मैंने बात की थी प्लाज्मिड की। मैंने आपको बताया था जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के लिए बेसिकली हम जो यूज में लेते हैं वो जीवाणु काम में लेते हैं। उस जीवाणु का नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस ये एक क्या है? जीवाणु है। दिस इज बैक्टीरिया, ये एक जीवाणु है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। इस जीवाणु से हम 2 प्रकार के प्लाज्मिड प्राप्त करते हैं बच्चों। एक तो ये रहा टीआई प्लाज्मिड, और एक मैंने आपको कल और बताया था आरआई प्लाज्मिड। कौन सा बताया था? आरआई प्लाज्मिड। तो 2 प्लाज्मिड हम इस जीवाणु से प्राप्त करते हैं। टीआई प्लाज्मिड का पूरा नाम क्या बताया था बच्चों? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। क्या बताया था? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। और आरआई प्लाज्मिड का पूरा नाम क्या है? राइजोजीन्स प्लाज्मिड। कौन सा प्लाज्मिड है? राइजोजीन्स प्लाज्मिड। और टीआई प्लाज्मिड का पूरा नाम ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ट्यूमर का मतलब होता है गांठ, ठीक है ना। अर्बुद भी बोलते हैं उसको। तो कल मैंने आपसे कहा था कि बच्चों हम कल के लेक्चर में टीआई प्लाज्मिड की क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। अब आपके सामने मैंने टीआई प्लाज्मिड बना रखा है। इस टीआई प्लाज्मिड के अंदर विभिन्न हार्मोनल क्षेत्र हैं, आई बात समझ में। इसके अलावा इसमें टीडीएनए क्षेत्र है, ओपाइन कैटाबोलिज्म के लिए क्षेत्र है, प्रतिकृति उत्पत्ति क्षेत्र है, संक्रामक क्षेत्र है। ये सारे क्षेत्र इसके अंदर पाए जाते हैं। अब बच्चों में 2-3 शब्द समझा रहा हूं, वो समझने की कोशिश करना। आप वो समझोगे जब आपको ये चीज समझ में आएगी। देखो, हमने पढ़ा था जो डीएनए होता है, इस डीएनए के अंदर 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं: एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। ध्यान है आपको? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये चारों क्या है बच्चों? नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार, और इंग्लिश में बोले तो नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है। यदि बी लिखा हुआ है तो इस बी का मतलब है बेस, यानी क्षार। आई बात समझ में? यानी एक क्षार। बी का मतलब बेस यानी क्षार, यानी एक क्षार। अगर इसके आगे अपन ने केबी लगा दिया, बी के आगे अपन ने क्या लगा दिया? केबी, तो ये बन गया बच्चों किलो बेस। किलो का मतलब 1000, यानी 1000 क्षार। आई बात समझ में? 1000 क्षार। ऐसे कितने क्षार? 1000। और केवल बेस लिखा हुआ है तो 1 क्षार। यदि बीपी लिखा हुआ है, बीपी, तो बीपी का मतलब है बेस पेयर, क्षार युग्म। और युग्म का मतलब क्या होता है बच्चों? जोड़ा।
यानी मैंने लिखे 2 बेस पेयर, तो 2 बेस पेयर का मतलब क्या हो गया, 2 क्षार युग्म, यानी बेस कितने हो गए 4, एक जोड़े में कितने 2, तो 2 बेस पेयर युग्म यानी कि 2 जोड़ों में कितने हो गए 4। तो ये समझ में आ गया होगा आपके कि बी लिखा हुआ है तो बेस यानी क्षार, के बी लिखा हुआ है तो किलो बेस यानी 1000 क्षार, और बीपी लिखा हुआ है तो क्षार युग्म, क्या लिखा हुआ है क्षार युग्म। अब देखो बच्चों, इसको मैं हटा देता हूं यहां से, और क्षार कौन कौन से हैं, 4 क्षार हैं, एडेनिन, गुवानिन, साइटोसिन और थाइमिन डीएनए के केस में। आप वीडियो को 1-2 बार देख लिया करो, एक बार समझ में नहीं आया तो 20-22 मिनट का होता है, ठीक है ना। अब देखो यहां पर मैंने क्या लिखा, ये टीआई प्लाज्मिड अपने को दिखाई दे रहा है, ये टीआई प्लाज्मिड 150 से 250 किलो बेस का बना होता है, यानी इसके अंदर 150,000 से 250,000 तक क्या पाए जाते हैं, क्षार पाए जाते हैं। आई बात समझ में, ध्यान रखना 150 से 250 किलो बेस क्षार इसके अंदर पाए जाते हैं। यदि अपने को इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन से टीआई प्लाज्मिड को अलग करना है, तो अलग करने के लिए इस जीवाणु को 28 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम क्या करते हैं, संवर्धित करते हैं। जब 28 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम इसे संवर्धित करते हैं तो इससे हमारा ये टीआई प्लाज्मिड क्या हो जाता है बच्चों, अलग हो जाता है, अलग हो गया ये। दूसरी बात, इसके अंदर कितने किलो बेस पाए जाते हैं, 150 से 250, यानी 150 यानी 150,000 से 250,000 तक इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, क्षार पाए जाते हैं। अब बच्चों कल मैंने आपको बताया था इससे टीआई प्लाज्मिड के अंदर एक क्षेत्र होता है जिसको बोलते हैं टीडीएनए क्षेत्र। क्या बोलते हैं, टीडीएनए क्षेत्र। वास्तव में जो अर्बुद का निर्माण करता है, जो पादप में ग्रंथि का या गांठ का निर्माण करता है, वो यही क्षेत्र होता है। आपसे पूछ सकता है टीआई प्लाज्मिड के अंदर वो कौन सा क्षेत्र है जो कि अर्बुद का निर्माण करता है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, टीडीएनए क्षेत्र। आई बात समझ में, टीडीएनए क्षेत्रीय वह क्षेत्र है जो कि अर्बुद का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक, इस टीडीएनए क्षेत्र की कितनी लंबाई है, 23 किलो बेस, यानी 23,000 क्षार इसके अंदर पाए जाते हैं। यहां पर इसकी पूरी लंबाई कितनी है टीआई प्लाज्मिड की, 150,000 से 250 यानी 250,000 तक, और यहां पर 23,000 बेस, इसके अंदर 23,000 क्षार पाए जाते हैं इस टीडीएनए क्षेत्र में। और इस टीडीएनए के दोनों तरफ यानी इधर और उधर, दाईं साइड और बाईं साइड, अनुलोम पुनरावृत क्रम पाया जाता है जो कि 24 क्षार युग्मों का बना होता है, यानी 48 क्षार वहां पर पाए जाते हैं, 24 क्षार युग्मों का वो बना होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मैं आपको एक बार बोल के बता देता हूं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक जीवाणु को यदि 28 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर संवर्धित किया जाए तो उससे टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड को क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। ये टीआई प्लाज्मिड जो होता है इसके अंदर 150 से 250 किलो बेस पाए जाते हैं। इसके अंदर एक 23 किलो बेस का टीडीएनए क्षेत्र होता है। कितने, 23 किलो बेस का टीडीएनए क्षेत्र होता है। ये वो क्षेत्र है जो कि पादप में ग्रंथि का निर्माण में ग्रंथि का निर्माण की भूमिका निभाता है। इससे ही पादप के अंदर ग्रंथिका का या अर्बुद का या गांठ का निर्माण होता है। इस टीडीएनए क्षेत्र के दोनों तरफ, बाईं तरफ और दाईं तरफ, अनुलोम पुनरावृत क्रम पाया जाता है जो कि 24 बेस पेयर का 24 क्षार युग्मों का बना होता है। बच्चों होता क्या है, कल मैंने आपको समझाया था, हमको पुनर्योगज डीएनए बनाना है। पुनर्योगज डीएनए का मतलब प्लाज्मिड और उस प्लाज्मिड में हमको वांछित जीन को जोड़ना है, और उस पुनर्योगज डीएनए को प्लाज्मिड के साथ वांछित जीन जुड़ जाएगी तो वो कौन सा डीएनए बन जाएगा, पुनर्योगज डीएनए। उस पुनर्योगज डीएनए को या संकर डीएनए को हमको कोशिका के अंदर क्या करना है, स्थानांतरित करना है। तो हम पादप कोशिका में हमारी वांछित जीन को स्थानांतरित करने के लिए हम ये टीआई प्लाज्मिड काम में ले रहे हैं। इसमें ये जो टीडीएनए क्षेत्र होता है कितने बेस का है, 23 किलो बेस का। इस क्षेत्र को यहां से हटाकर
और यहाँ पर हमारी वांछित जीन को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और वांछित जीन को जोड़कर इसको पादप कोशिका में क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। बात समझ में आ गई। ये टीडीएनए क्षेत्र हटाएंगे। यही क्वेश्चन आया था टीआई प्लाज्मिड के बारे में कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस से प्राप्त टीआई प्लाज्मिड किस प्रकार जैव प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम क्या लिखेंगे भाई, ये टीआई प्लाज्मिड का जो टीडीएनए क्षेत्र होता है, इस टीडीएनए क्षेत्र को यहाँ से हटाकर इसके स्थान पर हम वांछित जीन को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और वांछित जीन को जोड़कर इस पुनर्योगस डीएनए को, जब यहाँ पर वांछित जीन जुड़ जाएगी तो क्या बन जाएगा, पुनर्योगस डीएनए या संकर डीएनए। इस संकर डीएनए को हम पादप कोशिका में क्या कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। अब स्थानांतरित करने के लिए इसमें दो विधियां काम में आती है बच्चों। एक तो आती ऊतक संवर्धन, जो हमारा अगला टॉपिक है, अगला पढ़ेंगे, और एक आती पादपे रूपांतरण। तो दो विधियों के द्वारा हम क्या करते हैं, इस पुनर्योगस डीएनए को पादप कोशिका में स्थानांतरित करते हैं। हाँ बच्चों, अब हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस जो है वो क्या है, जीवाणु है। उससे हमने टीआई प्लाज्मिड प्राप्त कर लिया था बच्चों, और उस टीआई प्लाज्मिड के टीडीएनए क्षेत्र पर हमने हमारी वांछित जीन को क्या कर दिया था, जोड़ दिया था। और हमारे पास इस प्रकार पुनर्योगस डीएनए या संकर डीएनए का क्या हो गया था, निर्माण हो गया था। देखो यहाँ पर है, ये टीआई प्लाज्मिड है। इस टीआई प्लाज्मिड में हमने वांछित जीन को क्या कर दिया, जोड़ दिया। वांछित जीन को जोड़ने के बाद ये हमारे पास पुनर्योगस टीआई प्लाज्मिड बन चुका है, जिस पर हमारी वांछित जीन जुड़ चुकी है। और इस टीआई प्लाज्मिड युक्त, वांछित जीन युक्त टीआई प्लाज्मिड को हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस में क्या करा दिया है, प्रवेश करा दिया है। अब अपने को हमारा जो जीन है, उस जीन को पादप कोशिका के अंदर क्या करना है, ट्रांसफर करना है। भाई हमारा उद्देश्य तो यही है, वांछित जीन कहाँ पर पहुंचे, पादप कोशिका के अंदर पहुंचे। अब बच्चों एक शब्द काम में आएगा, ध्यान से सुनिएगा, कृतोत्तक, जिसे इंग्लिश में अपन बोलते हैं एक्सप्लांट। एक्सप्लांट, एक्सप्लांट क्या है, पादप का वह भाग जिससे नया पादप प्राप्त किया जा सके, उसे अपन क्या बोलते हैं, एक्सप्लांट। जैसे ब्रायोफिलम है, पत्थर चट्टा, उसकी पत्ती गिर गई पेड़ से जमीन पर, और उस पत्ती से नया पादप बन गया, तो वो पत्ती क्या हो गई बच्चों, एक्सप्लांट हो गया। पर यहाँ पर पादप में सीड नहीं होना चाहिए, बीज नहीं होना चाहिए। बीज के अलावा पादप का कोई भी भाग जिससे नया पादप प्राप्त किया जा सके, उसे अपन क्या बोलते हैं, एक्सप्लांट। अब हमारा उद्देश्य क्या है बच्चों, ये जो वांछित जीन है, इस वांछित जीन को पादप कोशिका के अंदर स्थानांतरित करना, रूपांतरित करना। अब इसकी दो विधियां हैं, एक तो ऊतक कृतोत्तक के साथ सह संवर्धन, और दूसरी विधि है पादपे रूपांतरण। तो आज अपन किसकी चर्चा करेंगे, ऊतक कृतोत्तक के साथ सह संवर्धन विधि की हम क्या करेंगे बच्चों, चर्चा करेंगे। ऊतक कृतोत्तक के साथ सह संवर्धन, देखो समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, यानी पादप से जो हम भाग प्राप्त कर रहे हैं उसके साथ हमको हमारे पुनर्योगज डीएनए का क्या करना है, संवर्धन करना है। देखो यहाँ आते हैं हम, इस चित्र से आपके समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये एक पादप है, इस पादप से हमने संवर्धन माध्यम में क्या ले लिया, कृतोत्तक ले लिया। यानी इस पादप का कोई भी भाग, चाहे जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे पत्ती हो, वो हमने एक संवर्धन माध्यम में ले ली। ऐसा माध्यम जिसमें इस पादप के लिए और एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु के लिए सभी पोषक तत्व विद्यमान हो, वो हमने क्या करा, यहाँ पर ले लिया। अब ठीक है, उसके बाद संवर्धन माध्यम के अंदर हमने क्या कर दिया, कृतोत्तक ले लिया, और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस नामक जीवाणु को भी यहाँ पर क्या करा दिया, प्रवेश करा दिया एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु को यहाँ पर प्रवेश। अब प्रवेश कराने के बाद ठीक है, ये जो पत्तियां ले ली अपन ने, इनको अपन क्या बोल रहे हैं, लीफ डिस्क, और ये हमारा क्या हो गया, जीवाणु हो गया। अब हमने क्या किया, इस माध्यम के अंदर एक पदार्थ डाला जिसका नाम होता है कार्बेनिसिलिन। कार्बेनिसिलिन, ये पदार्थ क्या करेगा,
जीवाणुओं को तो खत्म कर देगा। आगे बात समझ में, जीवाणु खत्म हो गया और उसका डीएनए रह जाएगा, प्लाज्मिड रह जाएगा जिसके अंदर हमारी वांछित जीन मौजूद है। और वो प्लाज्मिड धीरे धीरे संवर्धन माध्यम में इन पादप कोशिकाओं में, इन कृतोत्तकों में क्या कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। और इस प्रकार जो हमको पादप प्राप्त होंगे, ये कौन से पादप होंगे, रूपांतरित पादप हमको क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। रूपांतरित पादप क्यों बोल रहे हैं हमको, क्योंकि इनके अंदर वो जीन विद्यमान है जिसे हम इन पादपों के अंदर पहुंचाना चाहते थे, वो जीन इनके अंदर विद्यमान है। क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हमने पुनर्योगज डीएनए बनाया। पुनर्योगज डीएनए बनाने के लिए हमने जो टीआई प्लाज्मिड में उसमें हमारी वांछित जीन को क्या कर दिया, जोड़ दिया, पुनर्योगज डीएनए बन गया। उस पुनर्योगज डीएनए को हमने किस में प्रवेश करा दिया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस में प्रवेश करा दिया। अब हमको क्या करना है, पादप कृतोत्तक, यानी जिस पादप को हम रूपांतरित करना चाहते हैं उससे हमने कोई भी पादप का अंग प्राप्त कर लिया और इस एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु को प्राप्त कर लिया। इन दोनों को हमने एक संवर्धन माध्यम में क्या कर दिया, उगा दिया। और उस माध्यम के अंदर हमने एक पदार्थ डाल दिया जिसका नाम क्या था, कार्बेनिसिलिन। कार्बेनिसिलिन ने क्या किया, जीवाणु को तो खत्म कर दिया और वो जो उसका डीएनए है, वो कृतोत्तक जो पादप कोशिका है, जो विभजोत्तक की कोशिका है, उसके अंदर वो डीएनए क्या हो गया, प्रवेश कर गया। तो अब जो वो संवर्धन माध्यम में वो पादप उगे छोटे छोटे प्ररोह के द्वारा, पादप के वायवीय भाग के द्वारा जो वो पादप उगे, उन पादपों के अंदर हमारी वांछित जीन मौजूद थी। तो वो पादप हमारा कैसा हो गया, रूपांतरित पादप हो गया। कैसा पादप हो गया, रूपांतरित। और हम यही तो चाहते थे कि हमारी जो वांछित जीन है वो उस पादप के अंदर पहुंच जाए। टमाटर, तंबाकू, पिटूनिया, इन सब के अंदर जो एग्रोबैक्टीरियम द्वारा जीन स्थानांतरण किया जाता है वो ऊतक कृतोत्तक के साथ सह संवर्धन विधि के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना, टमाटर हो गया, तंबाकू हो गया, पिटूनिया हो गया, इन सब के अंदर ऊतक कृतोत्तक के साथ सह संवर्धन विधि के द्वारा ही हमारी जो जीन है, वांछित जीन है, वो क्या की जाती है, ट्रांसफर की जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने डायग्रामेटिक समझा दिया, कुछ नहीं है। पादप है, पादप से हमने कृतोत्तक प्राप्त कर लिया संवर्धन माध्यम में, इसी संवर्धन माध्यम में हमने जीवाणु को उगा दिया, वेरी गुड। अब हमने क्या किया, कार्बेनिसिलिन डाला, कार्बेनिसिलिन डालते जीवाणु कोशिका तो मर गई और जो उसका डीएनए है वो कृतोत्तक, विभजोत्तक की कृतोत्तक के अंदर प्रवेश कर गया। इसके बाद जो हमको पादप प्राप्त हुए वो कैसे थे, रूपांतरित पादप थे और वो पादप के प्ररोह भाग से प्राप्त हुए हैं, पत्ती से प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार का माध्यम क्या कहलाएगा, प्ररोह प्रेरण माध्यम। और इस प्रकार का पादप क्या कहलाएगा, रूपांतरित पादप। अगले लेक्चर में बच्चों हम पादप रूपांतरण विधि का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।